हेलो बेटा। तो अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस कर लिए। मेजरली हमने वर्क डन क्या है, एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सब के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब बच्चों, यहां से आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा? आज हम बात करेंगे नंबर 1, वर्क डन इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, है ना। सो एक्सपेंशन। नंबर 2 हम बात करेंगे, जैसे हमने इसमें बात कर लिया कि किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर अभी भी डाउट है आइसोथर्मल को लेके तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लें। ऐप अगर डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज कर लें। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर ही कर लें। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो बात हम करेंगे एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शंस। So enthalpy of, let's say, neutralization, then enthalpy of combustion and all, यानी डिफरेंट रिएक्शंस की हम बात करेंगे यहां पर। देन बच्चों, थर्ड हम आज बात करने वाले हैं हेसिस लॉ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या चीज है। फोर्थ हमारा पॉइंट रहने वाला है हेसिस लॉ के बाद सेकेंड लॉ, कि भाई सेकेंड लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज है। इसी में हम बात करेंगे एंट्रोपी की और इसी में हम बात करेंगे लेट्स से फिर गिब्स फ्री एनर्जी की। इतनी हम बात करने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी एंड देन वी विल टॉक अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके पूरे यहां पर आज हम बात करने वाले हैं। सो आइए फटाफट शुरू करते हैं विदाउट फर्दिंग, अपना टाइम को बिल्कुल कंजर्व करते हुए। विल टॉक अबाउट नंबर 1 एजेंडा ऑफ द डे एंड दैट इज वर्क डन इन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब बच्चों, यहां पर सबसे पहला पॉइंट सोचने का है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, इनके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता। यानी अगर हम कहें Q विल बी जीरो। आप जानते हैं हीट और वर्क की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये एक पाथ फंक्शन है। और बच्चों, अब अगर आप सोचो तो ये डेल क्यू क्यू, तो क्यू विल बी जीरो इन दिस प्रोसेस। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या था मेरे दोस्त? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इन केस ऑफ एक्सपेंशन दैट विल बी रिटन एज क्यू माइनस डब्ल्यू। नाउ एज इट इज एडियाबैटिक, तो यहां पर क्यू जीरो हो गया, हेंस डेल यू विल बी माइनस डब्ल्यू। अब बच्चे एक चीज ध्यान रखो, यहां पर सोचने वाली जो पॉइंट है, आपको डेल यू निकालना है, डेल एच निकालना है, कुछ भी आपने अगर एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो मजा था, क्योंकि भैया ये सीवी डेल्टा टी होता है, ये सीपी डेल्टा टी होता है। नाउ एज डेल्टा टी इज जीरो, वाई? अरे आइसोथर्मल था ना मेरे दोस्त, तो ये तो जीरो आ गए थे। एडियाबैटिक के लिए यहां पर अब खेल क्या है, हमें T2 माइनस T1 चाहिए ही चाहिए। अच्छा, T1 तो जो रिएक्शन का इनिशियल टेम्परेचर है वो आपके पास है, बट T2 आपको चाहिए। सो इसका मतलब हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। वी वांट टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, तो दैट इज फाइनल टेम्परेचर मींस T2। क्लियर है मेरे दोस्त? आइए अब पहले रिवर्सिबल की बात करते हैं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं मेरे, अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो ये अच्छे से जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस बैक वापस आ रहा है। प्रोसेस में देखा जाए तो बहुत जो चेंज है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज है। तो रिवर्सिबल की जब बात की जाएगी, डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ध्यान से देखते जाना, पहले एक बार देख लो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, जो कॉपी पेन लेके बैठे हो उसके अंदर डिराइव करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, वीडियो को दोबारा देखो, तभी सीख पाओगे। सीखने में वक्त लगता है। देखो बच्चे, कोई भी बड़ा सपना हो ना, उसको पाना हो, इट विल टेक सम टाइम। और व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ये तो बेटा होल लॉट ऑफ टाइम तो लेगा ही। आसान होता तो सभी कर लेते, है ना। तो अब यहां पर देखें तो सी वी डेल्टा टी, और यहां देखें तो पी डेल्टा वी विद माइनस साइन। माइनस साइन क्यों है? एक्सपेंशन का वर्क है। क्लियर? नाउ व्हाट यू कैन डू, प्रेशर को भी थोड़ा चेंज कर लो। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो माइनस एन आर टी बाई वी डेल वी, और यहाँ सी वी
डेल टी। अब इसकी शक्ल पे लिखा है कि आप क्या करेंगे, यहां पर आप सी वी डेल टी बाई टी कर दीजिए और यहां पर माइनस एन आर 1/v डेल वी कर दीजिए। आप साजिश समझ रहे हैं मेरे बच्चे, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है, विल टेक इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन तो बनता है। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, CV आप बाहर ले गए, T1 से T2 1/t डेल टी। यहां पर देखें बहुत आसानी से माइनस NR ये यही है, V1 से V2 1/v del v. So this is going to be my ln T2 by T1 CV and this will be minus NR ln V2 by V1. Clear मेरे दोस्त? Now as we know that Cp minus Cv is equal to R. ये बात जरा ध्यान से समझना, ये मैंने आपको क्लासेस में समझाई भी है। और अगर इस पूरे को Cv से डिवाइड कर दें, ठीक है, बाय डिवाइडिंग Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय Cv, क्या मिलेगा देखें, Cp बाय Cv माइनस Cv बाय Cv इज इक्वल टू R अपॉन Cv। ये मिल गया मेरे दोस्त। नाउ व्हाट, Cp बाय Cv एज Cp बाय Cv क्या है, ये गामा थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। अब ये जो गामा है, अगर ये तो 1 हो गया, सो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv। क्लियर है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? इस चीज को जो मैंने यहां किया, इस चीज को अब हम इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आपने Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R था, उससे आपने गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv निकाल लिया, है ना। आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं, कॉन्सेप्ट का दिमाग में फिट होना जरूरी है ना। कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस तुम हो और मैं हूं, मैं समझा रहा हूं और तुम समझ रहे हो। पैटर्न सिंपल है। अब यहां पर Cv को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, सो ln T2 बाय T1 इज इक्वल टू माइनस NR बाय Cv ln V2 बाय V1। एन चलिए 1 ले लिया फॉर ease of calculation. So now ln T2 by T1 is equal to R by Cv and that R by Cv is gamma minus 1, तो इसको भी यहां लिख देता हूं gamma minus 1 ln V2 by V1। अब बच्चों क्योंकि आप ये भी जानते हो m log n is equal to log n की पावर m। अगर मैं इस ln को log में बदल भी देता हूं तो भी 2.303 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा और यहां करूंगा, दोनों तरफ से कट गया, सो दिस इज log T2 by T1 इज इक्वल टू log V2 by V1 की पावर गामा माइनस 1। अब आप कहेंगे सर माइनस कहां गया, माइनस को चेंज करने के लिए इसको V1 by V2 कर लो, ठीक है, दिस माइनस को अंदर लेके काम करो। सो अब अगर हम देखें, सो ओवरऑल अगर हम बात को समझेंगे यहां पर, तो दिस कम्स आउट टू बी T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। सो विद दिस वी कैन कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके सवाल करने बहुत जरूरी है, उसके लिए ऐप डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समहाउ बच्चों सीरियस अगर आप हैं पढ़ाई को लेके तो आप ऐप के थ्रू जरूर पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल और कंटेंट वगैरह वहाँ पर। और मैं को इसका आपको डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसका चार्ज तो ले नहीं था, संघर्ष बैच है, आपको बता भी रखा है कैसे आप उस बैच को ले सकते हैं। परचेज का मतलब ये नहीं है यू हैव टू पे फी फॉर दैट, परचेज का मतलब है आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐप के अंदर वो एक चीज़ है, एक बार परचेज लेना होगा, फ्री है कोर्स, लेकिन परचेज का टैब आपको पुश करना होगा। कई बच्चे वहाँ पर इशू ले रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, क्या हो कि अगर ये इरिवर्सिबल हो,
सो इरिवर्सिबल के लिए तो बहुत सिंपल है, जो वर्क डन है दैट विल बी प्रेशर एक्सटर्नल V2 बाय V1, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एंड दिस विल बी, यहां पर अगर देखोगे तो CV डेल्टा टी। ना यहां पर अगर आप चेंज करने लगेंगे, वही CV यहां पर भी आप ले आएंगे, कोई इशू नहीं है। सो P एक्सटर्नल आप रखें एंड V विल बी, दिस इज N2R T2 अपॉन, यहां पर आ गया nRT बाय दैट इज P2। वाई V2 है ना बेटा, सो अब यहां पर भी वही चीज लग गई, V PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर ध्यान से देखो तो जो गैस जिस टेम्परेचर पर मूव कर रही है, लेट्स से गैस अगर मूव कर रही है बच्चों, एक्सपैंड कर रही है, तो क्या लगता है जो गैस का प्रेशर है, जो गैस का प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है जिससे वो एक्सपेंड करना चाह रही है, वो एक्सटर्नल से ज्यादा है या कम है? भाई कम होता तो क्या एक्सपेंड कर पाती? बाहर से आपके ऊपर जो फोर्स लग रही है, मैंने हमेशा कहा ध्यान दो, कहीं भी काम होना है, वर्क डन होना है, तो देखो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, एक जो एक तरह से ड्राइविंग फोर्स है, आप भी इंजीनियर बनना चाहते हो, ड्राइविंग फोर्स क्या है? एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, या लाइफ बन जाएगी अगर मैं IIT या फिर NIT से इंजीनियरिंग करता हूं? ये जो सवाल है ना दोस्त, यही कमाल का है। ड्राइविंग फोर्स क्या है और अपोजिंग फोर्स तो होगी। तो जब तक गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा नहीं है, क्या गैस एक्सपेंड करेगी? और जब तक पुश नहीं करेगी गैस, प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, उस अपोजिंग फोर्स को भगाने के लिए एक्सपेंशन नहीं होगा। माइंड इट। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम रहेगा तभी गैस एक्सपेंड कर पाएगी। रिवर्सिबल प्रोसेस में वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है और बार बार इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से समझाया है अपने लेक्चर्स में। बट इरिवर्सिबल के अंदर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के मुकाबले बहुत कम कर देते हैं और वैक्यूम में तो जीरो ही कर देते, तभी वैक्यूम में वर्क डन नहीं था एक्सपेंशन का, याद है? तो अब इस पॉइंट को पूरे ध्यान से समझो। यहां पर अगर मैं देखूं तो N2R T2 बाय P2 माइनस N1R T1 बाय P1 करता हुआ चल रहा हूं, और यहां मैंने ये किया हुआ है, दैट इज अगेन T2 बाय T1, CV का रिलेशन रहा। So I can easily find out by using this the final temperature. Now, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वर्क डन किस में ज्यादा? मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, मैंने कहा था अगर प्रेशर ही नहीं है बाहर से तो भाई पुश क्या कर रहे हो? देखो प्रेशर अगर ज्यादा है, एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हो एक्सपेंड होने के लिए, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हीट है। तो आप बाहर से लगने वाली फोर्स को, उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए एनर्जी लगा रहे हो। ये जो एनर्जी आप एक्सपेंड कर रहे हो यही तो वर्क है। तो जब तक बाहर से प्रेशर नहीं है तो वर्क भी नहीं है। रिवर्सिबल के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लगभग बार बार बराबर होते हैं, बट इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन भी कम होता है। तो रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा है। क्लियर है ये बात? लास्ट टाइम भी समझाई थी। सो ये हमने एडियाबैटिक को यहां पर पढ़ते हुए फाइनल टेम्परेचर निकालना था। किस तरीके से निकालेंगे, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे कहा ही कि ऐप को करें, और अगर आप चाहेंगे तो मैं यूट्यूब पे भी करा दूंगा, बट थोड़ा सा बच्चों देखो भाई, व्यू तो आप देख ही रहे हैं, मैं क्या बोलूं। सो नाउ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगला हम स्टेप ले रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। देखो यहां पर अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की, ये डेल एच आप निकालना चाह रहे हैं फॉर अ रिएक्शन।
अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड एक फॉर्म में बात करनी पड़ेगी भाई। जिस तरह कुछ यूनिट के माध्यम से हम स्टैंडर्ड निकालते हैं, वैसे ही 1 मोल चेंज, यानी 1 मोल सब्सटेंस को कंबशन में ला रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो बहुत ज़्यादा बात किया जाता है, व्हेन जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को। थर्मो की भाषा में H प्लस प्लस OH माइनस H2O देते हैं, ये 1-1 का रिलेशन, और ये 13.7 किलो कैलोरी पर मोल रहता है, 57 किलो जूल पर मोल रहता है, और ये निकल रही है रिएक्शन से। जब 1 मोल ऑफ, एक तरह से देखा जाए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, जो एनर्जी निकल रही है, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पानी का इक्विलिब्रियम में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। एक्वस फेज में जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वली स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, और ऐसे ही बेस वाला रहता है, दैट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इतनी ही आपको एनर्जी निकलती हुई दिखती है। तो ये वैल्यू निकल रही है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव रहती है। देखो बेटा, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन आप निकालेंगे, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन यानी चेंज इन एनर्जी, चेंज आप निकाल रहे हैं। तुम सुबह 500 रुपए लेके चले, तुम्हें कितना खर्चा तुमने किया, तुम कैसे निकालते हो? शाम को जेब में 100 रुपए थे, चेंज कैसे निकाला? 100 माइनस 500 दैट इज माइनस 400। इजी, 100 माइनस 400 500 इज माइनस 400, यानी 400 रुपए खर्च कर दिए। चेंज आप निकालते हो फाइनल माइनस इनिशियल, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस विल बी दी व्हाट? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये चार्ज स्पीशीज जब मिली है, एक न्यूट्रल मिली है स्पीशीज, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी निकली होगी, इसकी लेस एनर्जी होगी। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होती है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जिनका डेल H नेगेटिव होता है, क्यों होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तुमने भी 500 ले गए थे, 100 बचे, 400 खर्च कर दिए, अब ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे हो, पैसे कम है भाई, क्या उत्पात मचाओगे, है ना? तो अगर एनर्जी कम है तो कितना हल्ला मचा लोगे, कितनी एक्टिविटी शो कर दोगे। तो डेल H विल बी नेगेटिव, और ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है, यानी HCl के साथ अगर NaOH ने रिएक्ट किया है तो पर इक्विवेलेंट रिएक्शन के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल मिल रही है, एक लगभग स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब अगर मान लेते हैं एक वीक एसिड होता और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आता, तो भी क्या इतनी ही एंथैल्पी निकलती रिएक्शन से? तब नहीं, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता, इतनी तो निकलती, बट उसमें से कुछ वापस इस वीक एसिड को डिसोसिएट करवाने में लग जाती। मजा ये है भाई, टकराए, एनर्जी निकली, वापस एनर्जी लग गई। आप अगर बैलेंस डाइट खाते, उसमें से एनर्जी निकलती, आपकी बॉडी के लिए बढ़िया रहती, उसे डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी लगती, तो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। आपने फास्ट फूड या रिफाइंड फूड खाया, माना उससे लेट्स से 100 किलो जूल आपको एनर्जी मिल गई, बट उसको पचाने में भी तो बेटा 70 किलो जूल लग गई, तो नेट बेनिफिट क्या रहा? कुछ नहीं। इस तरह सोचना है। आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे पीस कट करके वीडियो के पीस कट करके उसको करना नहीं आता, ठीक है? मैं सीधा इसको कंटेंट के हिसाब से आपको बात करता हूं।
तो आप समझेंगे, आपके दिमाग में जाएगा। अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट के अलावा कई चीज़ों में उलझ जाएंगे, तो समहाउ उन चीज़ों को संभालने में आपकी मेमोरी बहुत लग जाएगी, तो नेट गेन नहीं आएगा बच्चों। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। बी फोकस। यहां पर अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में टकराए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ईच, जो आपकी एंथैल्पी निकली वो नेगेटिव रहनी है ना, वो निकली जाके निकल गई, आपका नेगेटिव रहा। बट अगर कोई वीक एसिड होता, या लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता, देन सो होता क्या वहां पर कुछ एनर्जी जो निकली है वापस लग जाती वीक वाले को डिसोसिएट कराने में, है ना। तो वीक वाले को डिसोसिएट कराने में, तो यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो है, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो -57.3, यानी बेसिकली माइनस का साइन तो क्या डिनोट कर रहा है, इतनी निकली है, तो 57.3 किलो जूल पर मोल से इसकी कम होगी, क्योंकि उस जितनी कम होगी उतनी एक्चुअली उसको डिसोसिएट करने में लग गई। मान लो आपसे एक क्वेश्चन कह दे कि भाई साहब CH3OH और NaOH का था, और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, लेट्स से वो 45 किलो जूल पर मोल है। नाउ यू नो कि स्टैंडर्ड तो फिक्स है, दैट इज इतना, और नेगेटिव ही है, निकलती है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक है। देखो नेगेटिव हीट क्या हुई, कुछ नहीं। नेगेटिव 400 रुपए का क्या मतलब है, फोकस करो, ध्यान दो। नेगेटिव 400 का मतलब है 400 खर्च हो गए, सिस्टम से खर्च हो गए। प्लस होते मिलते तो प्लस होते, यहां पर खर्च हो गए। यहां पर अगर मैं देखूं तो -57.3 किलो जूल पर मोल निकलता व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH और 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जुड़ते, इतना निकल रहा है। तो इसका मतलब जो गैप है वो एनर्जी वापस रिएक्शन में यूज हो गई है इसको डिसोसिएट करने के लिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको डिसोसिएट करने वाली कितनी एनर्जी है, इसको देनी पड़ी है, तो साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 12.3 किलो जूल पर मोल। तो ये पूछ लेता है वो आपसे कि इसकी डिसोसिएशन वाली एंथैल्पी कितनी है। बड़ा आसान है जी, इतनी निकलनी चाहिए थी, इतनी निकली है, बीच वाली इसको ही तोड़ने में लग गई है, प्लस के साइन के साथ होगी। डन। तो दीज आर व्हाट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। इसमें कंबस्शन कह लें, एटमाइजेशन कह लें, फलाना कह लें, ढिमकाना कह लें, 1 मोल लगाना और चलाते जाना। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा क्या था, हेसेस लॉ। नाउ बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट हेसेस लॉ, तो यहां क्या होता है, हेसेस लॉ अपने आप में एक बहुत एपिक कॉन्सेप्ट है। हेसेस लॉ कहता है जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आपको चाहिए, ये दुनिया आपको वो नहीं देती जो आपको चाहिए। आगे बढ़ने के लिए दो चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम योर लाइफ। मैनी ए टाइम्स हम लोग समझ नहीं पाते, बट मैनी ए टाइम्स वैसे तो कोई भी नहीं समझ पाता, इवन स्टिल आई डोंट नो व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। सो वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या चाहिए, और फिर जो दुनिया हमें दे रही है, दुनिया वो कभी नहीं देगी जो आपको चाहिए, बट जो दे रही है उनको यूज करना है, एंड देन फाइनली जो तुम्हें चाहिए वो पाना है। मान लीजिए, अच्छा हेसिस लॉ क्या है पहले ये समझा देता हूं, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, हेसिस भाई साहब ने क्या कहा। देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं C+O2CO2 1 मोल के हिसाब से चलेंगे, और एक्सपेरिमेंटली हम इसका ΔH निकाल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। कंबस्शन प्रोसेस है और बॉम्ब कैलोरीमीटर है, सो मेनी कैलोरीमेट्री की टेक्निक्स हैं, एंड हम इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। देन CO प्लस हाफ O2 गोज टू CO2, इसका ΔH भी हम निकाल सकते हैं। लेट्स से इसका ΔH1 ΔH2, बट द प्रॉब्लम इज वी कैनॉट प्रिडिक्ट C प्लस हाफ O2 गोज टू CO, इसका ΔH हम नहीं निकाल सकते एक्सपेरिमेंटली। आप कुछ रिएक्शंस का एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, कुछ का नहीं निकाल सकते हैं, क्या किया जाए। एक कहावत है पुरानी हिंदी में, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो।
अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने इसका गलत मतलब निकाला, क्योंकि हिंदी फिल्मों में विलेन को कहते हुए सुना कि विलेन कह रहा है या कोई सुपर चीज दिखानी है तो बोल दो। इसका मतलब था अगर सीधे तरीके से जैसे चीजें निकलती हैं जो पता है उससे नहीं निकल पा रही, थिंक डिफरेंटली, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये बात थी बच्चों, सारे मुहावरे कबाड़ा कर दिए गए, बट क्या करें, चलता वही है। नाउ द थिंग इज, अगर हम देखें हेसेस भाई साहब ने यही अप्रोच लगाई। उन्होंने कहा इसकी कैसे निकलेगी। अब उन्होंने एक बहुत कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा रिएक्शन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सेम है। मान लीजिए ए से बी जाने में 100 जूल चाहिए थे, आप ए से सी गए फिर सी से बी गए, तो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। ए से बी गए, बी से सी गए, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेट्स से यहां पर आपका 40 जूल लगा, यहां 60 लगा। ए से बी का डिस्टेंस तो 100 जूल की एनर्जी की बात ही कर रहा था। यानी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, एनर्जी रिक्वायरमेंट सेम है। मेरे बच्चे, लेट्स से अगर तुम्हें यहां तुम खड़े हो और जीवन में यहां पहुंचना है, मान लो 100 सीढ़ियां हैं, बार बार हर 10 सीढ़ी पे रुक के चलूं या एक साथ जाऊं, चढ़नी तो 100 सीढ़ियां पड़ेंगी। जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, एक ऊपर की पोजीशन हासिल करना चाहते हो, रुक रुक के जाओ चाहे सीधा जाओ। सीधा जाओगे जल्दी पहुंचोगे, असली आनंद लोगे। रुक रुक के जाओगे, रेस्ट करोगे, बार बार डाउट करोगे अपने ऊपर, तो शायद पहुंच ही नहीं पाओ। डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है, चाहे सिंगल स्टेप करो चाहे मल्टी स्टेप करो। हेसेस भाई ने इतनी बड़ी बात बड़ी मासूमियत से कह दी, दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट of a reaction remain same irrespective of the steps involved। इस शब्द को ध्यान देना, बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, रिएक्शन से ज्यादा दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं इस चीज को यहां लगाऊं तो जितना मेरा ये डेल H1 है जो सिंगल स्टेप में लगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, दिस इज माय सेकंड स्टेप। फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके मुझे ये मिल रहा है। सो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 और दिस विल बी डेल्टा H3। सो इसमें ये पता है तो ये भी आ जाएगा। दिस इज हेसेस लॉ। नाउ एनसीईआरटी का एक सवाल भी है कि इथेनॉल है भाई साहब, कैसे बनाएंगे इथेनॉल, बनाने में कितनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इथेनॉल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। 2 कार्बन चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए और उसके साथ 1 ऑक्सीजन चाहिए। मुझे पहले ये क्लियर करना है। थर्मोडायनेमिक्स में इसको कहते हैं पेरेंट रिएक्शन, ये आपने लिख दी। अब गिवन क्या क्या होगा, C+O2 CO2, इसकी एंथैल्पी गिवन होगी। H2 प्लस हाफ O2 H2O, इसकी एंथैल्पी गिवन होगी। एंड देन C2H5OH प्लस O2, इसकी कंबस्शन रिएक्शन गिवन होगी। ठीक है, और इसको फिर वी हैव टू यूज, इसकी भी डेल्टा H हमें दे रखी होगी। पहले हमें यह डिसाइड करना होगा हर इस रिएक्शन में, हर इस क्वेश्चन में, कि हमें क्या चाहिए। हमें ये चाहिए, ये गिवन होगा। अब जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां बताएगा, ये जो जैसा चाहिए, जितना चाहिए, अगर वो उसी पोजीशन पे दिया हुआ है तो उसको लाइफ में प्लस करो। जो भी लोग तुम्हारी सोच को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तुम्हें अप्रिशिएट करें, झूठी तारीफ नहीं। एप्रिसिएशन क्या है? झूठी तारीफ हम गलत समझते हैं। एप्रिसिएशन माने हमारी
फोटो के ऊपर लाइक कर दिया, फैन बन गए जी हमारे। बच्चों, लर्निंग फैन बन के नहीं की जाती। अगर रदरफोर्ड साहब थॉमसन के फैन होते ना, या बोर साहब रदरफोर्ड के फैन होते, तो हम साइंस में आगे नहीं बढ़ पाते। हेल्दी डिस्कशन चाहिए, एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करी थी उन्होंने, एक दूसरे के काम को बेस बना के आगे बढ़े थे। साइंस इस तरह बढ़ता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत दूर की कौड़ी है अभी। कितना इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आइए ट्रिक सीखते हैं हेसेस लॉ की, ऐसे करेंगे और काम खत्म। रियल पर्पस हेसेस लॉ का खत्म हो जाता है। कितनी बड़ी बात समझा रहा है, ध्यान से सोचो कि ये हमें चाहिए, पहले ये हमें खुद ढूंढना होगा। रिएक्शन में ये नहीं देगा, बोलेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बताइए, ये आपको चाहिए होगा। उसके बाद ये आपको देगा, अब आपको पता है आपको 2 कार्बन चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, कार्बन रिएक्टेंट साइड में, बट 1 मोल के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे, रिएक्टेंट में चाहिए, रिएक्टेंट में गिवन है, ये प्रोडक्ट में चाहिए, रिएक्टेंट में गिवन है। उल्टा दिया है, जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकें, झूठी दुनिया की तरफ लेके जाएं, नहीं फोटो डाल, है ना, वीकेंड पार्टी कर, भैया नमस्ते कर देना, नमस्ते कर देना। दोस्त हो, रिलेटिव हो, आपका रिलेशन हो, नमस्ते कर देना उसी टाइम पे, जो आगे बढ़ने से रोके। माइनस कर देना लाइफ में से, इसको प्रोडक्ट साइड में चाहिए था, रिएक्टेंट में माइनस कर दो। देन यू विल सी, इन तीनों को जब तुम करोगे, जो नेट रिएक्शन मिलेगी वो यही होगी। और ये करके देखना है तुम्हें, ये जो मैंने समझाया करके देखना है। इसी चैनल पे हेसेस लॉ का वीडियो पड़ा हुआ है, अगर दिक्कत आए इसके अंदर उसको देख लेना। अगर दिक्कत आए, और दिक्कत आने से पहले 2 से 3 बार खुद ट्राई करना प्लीज। नाउ दिस इज व्हाट हेसेस लॉ। फर्स्ट लॉ के साथ अब हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो हेसेस लॉ था, एक तरह से इसने बता दिया कैसे आप रिएक्शन निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिस्टम आएगा, जहां पर ऐसी रिएक्शन है जिसका डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, उसको बाय यूजिंग हेसेस लॉ हम लोग सॉल्व करेंगे। एक होगा बॉन्ड एंथैल्पी देता है वो, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शंस, मतलब जो दे रखी होती है वो क्या चीज है। देखो, जब बॉन्ड बनता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड टूटता है तो एंडो। तो लेट्स से N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। मेरे बच्चे, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसके बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है। सो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ओवरऑल क्या मिलेगा, इसको देनी है तो प्लस बॉन्ड एंथैल्पी, इसको भी देनी है प्लस थ्राइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी निकली है। ध्यान रखना, अगर यहां पर एक NH की देगा तो इंटू 3 करेंगे उसको, तो ये 6 हो जाएगा ओवरऑल। सो यू हैव टू यूज दिस। तो अगर बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म में बात की जाए तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां बॉन्ड एंथैल्पी में एक तरीके से, और अगर देखा जाए यार, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं तभी तो प्रोडक्ट बनते हैं, अलग क्या है। इस लाइन को सोचना, वीडियो बैक करना, ध्यान से समझना, तब कॉन्सेप्ट बनेंगे। जेई के लिए जिस तरह की सोच चाहिए, मेरे लेक्चर उसी तरह से होंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, असाइनमेंट आपको ऐप से लेनी पड़ेगी। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। गाइड करूंगा, कोच करूंगा, असिस्टेंट नहीं बनूंगा। 2 टीचर अप्रोच का कॉन्सेप्ट नहीं जानता मैं। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, IIT में तुम्हें जाना है, करियर तुम्हें बनाना है, नहीं तो हर जगह असिस्टेंट ढूंढोगे,
टीचर असिस्टेंट नहीं होता बच्चों। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ओके, सो यू विल हैव टू डू इट। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अंदर कुछ खामियां थी। बेसिक खामी ये थी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये तो बता रहा है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहा। सही चल रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम एवरेस्ट चढ़ रहे हैं और चाय पीने का दिल हुआ है, हमने बर्फ उठाई, उस ठंडी बर्फ को और ठंडा किया, हीट निकाली और चाय बना ली। बट क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट लॉ कह रहा है कि हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, बट हम जानते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हम ये जानते हैं हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर होगा, और कभी भी सराउंडिंग का जो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उसके नीचे नहीं होगा। तो ठंडी बर्फ को और ठंडी कैसे करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम तो लो वहीं तक कर सकते हैं। तो हीट जो है वो हायर से लो टेम्परेचर जाएगी, और कभी भी उस टेम्परेचर से लो नहीं जाएगी जो उसके लोएस्ट टेम्परेचर से लो है। ठीक है। सो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। डायरेक्शन के बारे में मतलब स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताया। Now, then what are spontaneous reaction? What is entropy? आइए समझते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, अगर मैं जनरल बात करूं एक प्रॉपर तरीके से, स्पॉन्टेनियस, दीज आर सेल्फ अकरिंग रिएक्शन, अपने आप होती हैं। अपने आप क्यों होती हैं? दो ड्राइविंग फोर्स हैं। अपने आप तुम क्यों पढ़ोगे? अपने आप तो अंडरस्टैंड क्यों करेगा भाई, जब ड्राइविंग फोर्स इस तरीके से होगी। ड्राइविंग फोर्स अगर बस एक नौकरी करने की है, नौकर बनने की है, तो अपने आप नहीं करेगा तू ना। फिर तो कोई हाथ पकड़ के, टू टीचर अप्रोच, क्वेश्चन की फोटो खींच के, है ना, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, बस फिर तो ये चलेगा। कोई ना कोई धक्का देके करा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, बॉस धक्का देके काम कराता रहेगा, प्रमोशन थोड़ी बहुत होती रहेगी, जिंदगी मजे से कटेगी, वीकेंड पे दारू भी चलेगी। इफ दिस इज योर अप्रोच, बट इफ somebody wants to really develop a cult, वाकई में जानदार बनना चाहते हो, बंदा बनना चाहते हो, then you have to think. That is self occurring ड्राइविंग फोर्स। रिएक्शन सेल्फ अकरिंग होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होती है। और वो क्या होती है? टेंडेंसी टू एक्वायर अ लेवल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस। नेचर की एक फिलॉसफी है, बिखराव। ह्यूमन बॉडी की भी अगर बात करूं तो शरीर नेचुरल है, कॉन्शियसनेस भी नेचुरल है बच्चों। कॉन्सेप्चुअली जब मैं चीजें बताता हूं, ह्यूमन माइंड या कॉन्शियसनेस, जिसे चेतना कहते हैं, अगर वो भी मैं बात करूं तो कॉन्शियसनेस और ह्यूमन बॉडी, कॉन्शियसनेस एक तरह से रैंडमनेस, बिखराव की सिचुएशन से थोड़ा आगे है, वो एक्सपेंशन है, बिखराव नहीं है। और बॉडी जो है, इट फॉलोज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, बिखराव। ये जो रैंडमनेस मैंने कहा ना, ये जो बिखराव मैंने कहा, इसी का मेजरमेंट एंट्रोपी है। सो अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, सो एंट्रोपी इज नथिंग बट डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस। मेरे बच्चे, मैंने एक वर्ड बोला, रैंडमनेस, बिखराव। जिस जमाने में स्कूल खुलते थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से स्कूल और ये सेंटर खुल जाएंगे, सो स्कूल से आके बैग एक तरफ, शूज एक तरफ, पेन कहीं और, बिखराव, ये नेचुरल था।
मम्मी की आवाज आती थी ढंग से रख रहा है या नहीं, फिर अरेंज करते थे। अरेंज करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट एनर्जी। एंडो प्रोसेस, बैग उठा के रखना होगा, एनर्जी लगानी। फैलाने में तो ठीक है, रैंडमनेस, बिखराव, ये नेचुरल प्रोसेस है। हर चीज चाहती है फैलना, फैलाव। सो दैट डिग्री ऑफ मेजर, डिग्री क्या होती है? हम कहते हैं ना, जैसे फर्स्ट डिग्री कैंसर है, सेकंड डिग्री कैंसर है, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री कैंसर है। मेजरमेंट है बट लेवल है। अब ये लेवल क्रॉस कर गया, तो रैंडमनेस के वो लेवल समझना, वो एंट्रोपी है। ये जो बिखराव है ये एंट्रोपी है। और हम एग्जैक्ट एंट्रोपी नहीं निकाल सकते। सर स्टेट फंक्शन की तरफ जा रहे हो, यस, हम डेल्टा एस निकालते हैं और डेल्टा एस होता है क्यू बाई टी। आपको यहां लगेगा कि यार ये तो टेम्परेचर पे इन्वर्सली है, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज इन एंट्रोपी है। सिस्टम जो हीट ले रहा है, अगर वो लोअर टेम्परेचर पे ले रहा है तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी। भाई साहब, एक आदमी एसी से निकला, 16 डिग्री पे बैठे हुए थे भाई साहब, बाहर जो है एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया, 16 से 45 पे निकल गए, T2 माइनस T1 ज्यादा हो गया। सो नाउ T2 माइनस T1 इज डेल क्यू एंड T 16, तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा है। और कोई बंदा धूप में ही था, 30-35 डिग्री पे था, टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका, 45 कर दिया, उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। पंखे से निकल के धूप में जाओगे तो बीमार पड़ने का चांस कम है, एसी से निकलकर एकदम से 45 डिग्री में जाओगे, चांस ज्यादा है। तो ये चेंज इन एंट्रोपी है जो डेल क्यू बाय टी के साइन पे जाती है। एंट्रोपी अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी हम कहें तो स्टेट फंक्शन है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के अंदर और बारीकी से पढ़ना है, ऐप डाउनलोड करो, फुल लेंथ कोर्सेज को देखो। बट इफेक्टिवली हम देखें तो डेल्टा एस टोटल आ गया, एंड दैट विल बी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। इस वीडियो पे देखो, अभी तक तो किसी मेरे वीडियो पे खास व्यू आते नहीं, तो हिम्मत, मन भी नहीं होता ना फिर इतना, फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम करते रहते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं, शेयर आप लोग कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, मैं और एंट्रोपी के ऊपर और एलोबरेटिव एक्सटेंसिव वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, डोंट वरी। तो बेसिकली सेकंड लॉ ये कहता है एंट्रोपी जो है, डेल्टा एस जो है, टोटल की जो बात कर रहे हो, इसको यूनिवर्स भी कह देते हो, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स। फर्स्ट लॉ ने कहा था एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, सेकंड लॉ कहता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। इतना एक मेजर फर्क है। डेल्टा एस को अगर ट्रांजिशन में निकाल रहे हैं तो डेल्टा एच बाई टी, फ्यूजन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, ये वहां की बात करी जाएगी। फ्यूजन मतलब, अरे मेल्टिंग वाली बात कर रहे हो। वेपराइजेशन, लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, तो ये फेज ट्रांजिशन में इस तरह डेल्टा एस आता है। अदरवाइज डेल्टा एस निकालोगे तो CV। एक चीज समझना और क्लियर हो जाएगा, Q बाई टी है। अभी तक सिस्टम में Q को लेके क्या पड़ा था कि सर Q हीट थी, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, एक्सपेंशन का तो माइनस W, तो डेल U प्लस W इज इक्वल टू Q, यस और नो? इसको और फॉर्मूले को वैसे तो याद करवाया जाता है, बट अगर मैं सोचूं, सो बाय Q विल बी डेल U प्लस W, डेल U इज CV डेल्टा T, this is P delta V. The process is reversible. So this Q will be CV ln T2 by T1 plus, यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या था, दिस इज सिंपली NRT प्लस, तो इसलिए हो गया माइनस से इधर आ गया,
ln V2 by V1. Now what else you can do? सिंपली अगर मैं सोचूं इस पूरे प्रोसेस को Q by T करूं, क्या हो जाएगा? ये T तो कट गया, यहां पर वैसे ही T2 T1 की बात कर ही रहा है। क्या किया जाए? CV को हमने कांस्टेंट लेके चलना ही है, तो क्या इसको डेल एस प्रेजेंट किया जा सकता है? CV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। और अगर प्रेशर के टर्म में लेना चाहो तो इस टर्म को सेम रखो और इसको NR ln P1 by P2 कर दो। अगर आइसोथर्मल का है इसे गायब कर दो, सॉरी, अगर आइसोथर्मल का है, आइसोकोरिक का है तो इसे कर देना, आइसोथर्मल का है तो इसे गायब कर दो, कोरिक का है इसे गायब कर दो, बारिक का है इसे गायब कर दो, काम खत्म, डेल्टा एस की वैल्यू निकालो। बट बिना क्वेश्चन किए मजा नहीं आएगा। असाइनमेंट जरूर करो, इस वीडियो के व्यू बढ़ा दो, शेयर कर लो, यहीं पर बता दूंगा। देखो बेटा, बच्चे भी कहते हैं कई बार, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सीरियस, वो आए तो मजा भी रहे कि हाँ भाई आपको ये वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से एंड यू आर लाइकिंग इट। मुझे तो पता लगे, क्योंकि आपको पता है मैं तो बहुत सटीक काम करता हूं। अगर नहीं मिल रही है, पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, तो शोरगुल तो मैं कर नहीं सकता, तो आई विल स्टॉप मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस। वेरी इजी, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी तरफ ज़्यादा चला जाऊंगा फिर मैं। तो डेल्टा एस कैन बी दिस एंड गिव्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एक चीज ध्यान रखना बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस का साइन जनरली पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा एस का साइन नेगेटिव है तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और सॉरी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, इफ सो डेल्टा एच शुड बी वेरी मच नेगेटिव और हायर देन दिस, क्योंकि ये बड़ा होगा, नेगेटिव होगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। फाइनली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट टॉक्स अबाउट व्हेन एंट्रोपी इज मिनिमम। भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट बढ़ रही है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। इसका और क्या इन्फ्रेंस है? लो करोगे, टेम्परेचर लो करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर लो करेंगे तो एंट्रोपी मिनिमम होगी। अब एक चीज ध्यान रखना, जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम बता रहा था, फर्स्ट लॉ ने बताई एंथैल्पी निकालना, सेकेंड लॉ ने बताया है हमें गिव्स फ्री एनर्जी निकालना। जहां पर भी जीरो आ जाए, जैसे फर्स्ट लॉ में कहा था कि प्योर एंड नेटिव स्टेट में डेल्टा एच जीरो, एट इक्विलिब्रियम सेकेंड लॉ में कहा गया है डेल्टा जी जीरो, तो उसने ये निकालना सिखाया। थर्ड लॉ बताता है जीरो मतलब मिनिमम एंट्रोपी कब हो रही है, तो वो बता रहा है बेसिकली एंट्रोपी निकालना। सो दिस इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चंस का डिस्कशन वीडियो लेंगे, असाइनमेंट ऐप में रहेगा। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आप बढ़िया से करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। देखते हैं व्यू बढ़ते हैं तो फिर हम थोड़ा टाइम और निकालेंगे और हम चैप्टर को इलॉबरेट करके यहाँ पर लेंगे बच्चों, क्योंकि अगर नहीं होता तो इसका मतलब ऑलरेडी यूट्यूब पे चीज़ें हैं, बच्चा देख ही रहा है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। परसों आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर लेक्चर। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड नाइट।